तो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी वाली बुक भौगोलिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह गर्म गैसों का पिंड है। इसके पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह गैसीय पिंड लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता है, यानी कि ऊष्मा को भेजता रहता है, फैलाता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विकिरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण को सूर्यताप कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से जो पृथ्वी तक विकिरण पहुंचती है उसे हम क्या बोलते हैं? सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। तो सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा जो प्राप्त होती है पृथ्वी की सतह पर, वह क्या क्या होती है? सौर स्थिरांक होती है। इस अध्याय में विशेष रूप से विकिरण, सूर्य का ताप का वितरण, पृथ्वी पर ऊष्मा का बजट और ताप को नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे ऊपर निरंतर एक वायु दाब का जाल बना रहता है। देखिए, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वह वायुमंडल है, और वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। जो वायुमंडल है वह पृथ्वी पर क्या डालता है? दाब डालता है। हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे महसूस तभी करते हैं जब वह क्या होती है? गतिमान होती है। बिल्कुल सही बात है, जब वायु चलती है तभी उस वायु को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। वायुमंडल के बारे में बात करें, वायुमंडल मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सी गैसें होती हैं। इन्हीं गैसों की वजह से पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव हुआ है। तो वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव हुआ है। सौरमंडल के 8 ग्रह में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर मिलने वाली ऊर्जा का ज्यादातर भाग लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। सूर्य ताप की यह विविधता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम में होने वाले बदलाव पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती है। तो देखिए, सूर्यताप जो है वह पृथ्वी पर जो मौसम का बदलाव है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग जो है वो सूर्य से लेती है। देखिए, हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। इसके कारण पृथ्वी ना तो ज्यादा समय के लिए गर्म होती है और ना ही ज्यादा समय के लिए ठंडी होती है। अतः हम यह जान पाते हैं कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा समान नहीं होती। इस विविधता की वजह से वायुमंडल के दाब में भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए, आपको पता है कि जो भूमध्य रेखा है वहां पर सूर्य का ताप क्या होता है? ज्यादा होता है, ध्रुवों की ओर कम होता है। तो उसके कारण वायुमंडल का जो दाब है वह क्या है? अलग अलग स्थानों पे अलग अलग पाया जाता है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के सौर ऊर्जा का निम्न अंश प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा क्या करती है? प्राप्त करती है। तो ये मान पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। तो देखिए, जो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उस पर जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है तो उस पर हर साल प्रतिवर्ष जो है वो थोड़ा बहुत क्या रहता है? उसमें अंतर रहता है। और यह अंतर किसके कारण होता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो कौन सी तारीख को? 4 जुलाई को जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है
उस समय पृथ्वी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। तो 4 जुलाई को कौन सी स्थिति बनती है? अपसौर की स्थिति बनती है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 3 जनवरी को क्या होती है? सूर्य के सबसे निकट होती है। 4 जुलाई को सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। तो दूर वाली स्थिति को अपसौर कहा जाता है। और ये जो निकट होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 3 जनवरी को 4 जुलाई से ज्यादा होता है। तो पृथ्वी द्वारा जो वार्षिक सूर्य ताप है वह जो जनवरी वाला माह है, 3 जनवरी को जो सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है। उपसौर वाली स्थिति में जो सूर्य ताप है वह सबसे ज्यादा प्राप्त होता है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। तो जो सूर्य का जो ताप है, सूर्य ताप है, वह सबसे कम प्राप्त होता है। सूर्य ताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। तो सूर्य ताप की जो तीव्रता है उसकी मात्रा में पर डे, प्रतिदिन, प्रत्येक मौसम में और प्रतिवर्ष परिवर्तन लगातार होता रहता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमण कक्षा है वो कितने कोण बनाती है? 66.5 डिग्री कोण बनाती है, जो विविध अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इसमें मौजूद जलवाष्प, ओजोन, अन्य किरणें अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो जलवाष्प है, ओजोन है, वह किसको अवशोषित कर लेती है? अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा उष्णकटिबंध में यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक विविधता पाई जाती है। तो ध्रुवों पर जो है वह सूर्य ताप कम मिलता है और भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य ताप ज्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन मतलब वर्षा निम्न होती है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। तो जो सर्वाधिक सूर्य ताप है वो उपोष्ण कटिबंध पर मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, जबकि उष्ण कटिबंध पर विषुवत रेखा पर कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। आगे हम बात करें, पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु निरंतर गर्म होती रहती है। यह वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है एवं वायुमंडल में ताप संचरण करती है। तो लंबवत रूप से ताप संचरण होता है वायुमंडल में। सूर्य ताप की 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से, 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती हैं। तो 35 और 2 37 और 27 हो गए आपके 65 जो इकाइयां हैं, 100 इकाइयों में से 65 इकाइयां परावर्तित होकर क्या हो जाती हैं? 64 इकाइयां परावर्तित होकर अंतरिक्ष में क्या हो जाती हैं? लौट जाती हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, लेकिन बहुत बार यह स्थिति बदल जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। कई बार क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता चला जाता है। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय हेतु होता है और यह सामान्य घटना है। अगर हम व्युत्क्रमण की बात करें तो व्युत्क्रमण के लिए सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात, शांत वायु की आदर्श दशाएं, दिन में प्राप्त ऊर्जा रात के समय विकृत कर दी जाती है। सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में सामान्यतः व्युत्क्रमण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उस स्थान की अक्षांश रेखा, वायु संहति का परिसंचरण, स्थानीय कारक तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं यह तापमान के वितरण को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण स्तर के नीचे एकत्रित होकर चारों ओर फैल जाते हैं।
जिनसे वायुमंडल का निम्नतम जो स्तर होता है वो भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय बने कोहरे की सामान्य जो घटना है वह घटित होती है, और यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर चढ़ने एवं पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। तो देखिए, सर्दियों के समय में जो कोहरे वाली घटना होती है वह व्युत्क्रमण के कारण होती है, जिसमें धूल और धुआं के जो कण होते हैं वह कोहरे के व्यवस्थित करते हैं, और जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ता है, पृथ्वी गर्म होती है, तो कोहरा भी आपने देखा होगा समाप्त हो जाता है। व्युत्क्रमण की उत्पत्ति पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह की वजह से होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। तो जो व्युत्क्रमण की स्थिति है वह कहाँ होती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से दोस्तों, ये चैप्टर है, हमने इसको थोड़े से समय में फास्टली रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को यदि आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, और इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों का हमने जवाब देने का प्रयास किया है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज्योग्राफी से संबंधित अन्य क्लासेज हैं उनको जरूर देखिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, और अंतिम समय में जब आप परीक्षा देने जा रहे होंगे तो फास्ट रिवीजन के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।